हेलो बच्चों, वेलकम टू एकेडेक्सल। दिस इज गीतांजलि राठौर। आज अपन करने वाले हैं आपका जो मोल कॉन्सेप्ट या सम बेसिक कॉन्सेप्ट भी जिसे बोलते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका लेक्चर नंबर 3। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही आपका चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें अपन आज क्या क्या टॉपिक्स लेने वाले हैं इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अपन सबसे पहले लेने वाले हैं बच्चों परसेंट प्योरिटी, ठीक है। फिर अपन परसेंट यील्ड निकालेंगे, फिर एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, फिर कंसंट्रेशन टर्म्स जो होती है आपके मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, इसको निकालना सीखेंगे। और फिर लास्टली जितने भी लॉज है आपके केमिकल कॉम्बिनेशंस के उनको पढ़ेंगे और साथ ही में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट प्योरिटी से। अब यार आप सोचोगे प्रेजेंट प्योरिटी क्या होती है। तो प्रेजेंट प्योरिटी में क्या होता है बच्चों, जैसे आप किसी भी जगह या कोई नई चीज भी स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, उस चीज के कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी कुछ अच्छाइयां है, कुछ बुराइयां। किसी भी चीज में क्या होता है, दो चीजें हो सकती है। वैसे ही कोई सैंपल है, अच्छा अपन जो पढ़ते हैं कि मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स में क्या होता है, और होता है, मतलब उसमें मेटल्स होती है, पर साथ में क्या होता है, इम्प्योरिटीज भी होती है। तो वैसे ही किसी सैंपल की भी दो चीजें होती हैं। क्या होता है, एक तो होता है बच्चा इम्प्योर सैंपल होगा आपका, और एक होगा आपका प्योर सैंपल। मतलब एक इम्प्योर है उसमें और उसमें कुछ प्योरिटी भी है। तो प्रेजेंट प्योरिटी क्या है, उस प्योर जो पूरा सैंपल है उसमें से जो प्योर सैंपल है उसका परसेंटेज निकालना। ठीक है, अपने पास कोई सैंपल है उसमें प्योर भी है, इम्प्योर भी है, पर अब उनको सिर्फ जो प्रेजेंट प्योरिटी है, जो प्योर सैंपल है वो चाहिए, तो उसी के लिए अपन निकालते हैं प्रेजेंट प्योरिटी। तो इसके निकालने का फॉर्मूला क्या है, जैसे कि आपको दिख रहा है, प्योर अमाउंट अपन टोटल अमाउंट इंटू 100। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, जो जितना प्योर अमाउंट प्रेजेंट है उसको टोटल से डिवाइड करो इंटू 100 कर लो। पर क्या इसको क्वेश्चन में करके देखें तब ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आइए वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का आपने 20 ग्राम लिया and decompose on heating to give CO2 कार्बन डाइऑक्साइड and 8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या इस रिएक्शन को लिख लें, चलो MgCO3 ये हो गया आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसको क्या करा है, हीट करा है, और हीट करने से क्या है, ये डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होकर क्या देगा बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ ही में यहाँ पर CO2 गैस देगा आपको। अब ये बोल रहा है यहाँ पर जो आपने यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया है, इसका अमाउंट इसने आपको दे रखा है 20 ग्राम है, और साथ ही में जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है वो आपको इसने क्या दिया है, 8 ग्राम दिया है। अब ये आपसे पूछ रहा है व्हाट बी द परसेंट प्योरिटी ऑफ द मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द सैंपल। मतलब ये क्या पूछ रहा है अपन से, मैग्नीशियम कार्बोनेट की परसेंट प्योरिटी पूछ रहा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो बच्चों एक ट्रिक होती है इन क्वेश्चन को करने की, कि हमेशा कहां से स्टार्ट करो, प्रोडक्ट साइड से। क्या करोगे, इन क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करोगे बच्चों, प्रोडक्ट साइड से। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड से आपको स्टार्ट करना है। आपके पास क्या है, मास दे रखा है, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले, बिल्कुल निकाल लेते। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सबको पता है, मास अपॉन मोलर मास। तो ये 8 आपको मिल गया। अब मोलर मास कैसे निकाले, मैग्नीशियम का, यहाँ पर मैग्नीशियम का मोलर मास होता है 24, ऑक्सीजन का होता है 16। इसको प्लस करके आपका आ जाएगा बच्चों 40, और यहां से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो आ जाएगी 0.2 मोल्स। कितना आ गया ये आपका, 0.2 मोल्स। तो ठीक है, 0.2 मोल्स निकल गया। अब मैंने ऐसा क्यों बोला था प्रोडक्ट साइड से निकालो, अब देखना यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, एक मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कितना है, एक मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसको हीट कर रहे हो, डिकम्पोज हो रहा है एक मैग्नीशियम ऑक्साइड में और एक CO2 में। मतलब एक मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना पा रहा है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कितना CO2 बना पा रहा है, एक CO2। तो वहीं से आप निकाल लोगे, जब एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोल्स क्या है 0.2, तो वैसे ही एक मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल्स कितने हो जाएंगे, 0.2। इसलिए मैंने बोला था हमेशा प्रोडक्ट साइड से स्टार्ट करना। अब ये आपके मोल्स निकल गए, आपको क्या चाहिए, मास चाहिए। अपन क्या करते हैं, प्योर सैंपल का मास चाहिए। अब प्योर सैंपल के मास के लिए आप क्या करोगे, इसको इसके मोलर मास से डिवाइड कर दोगे। MgCO3 का मोलर मास निकालोगे तो वही मैंने आपको बताया, मैग्नीशियम का कितना होता है बच्चों, 24 होता है। ऑक्सीजन का, सॉरी कार्बन का कितना होगा, 12 होगा। ऑक्सीजन का कितना होगा बच्चों आपका 16 होता है, और 16 इंटू आप 3 कर दोगे। ठीक है, जैसे आपने 16 इंटू 3 करा, इसको अगर आप निकालोगे वैल्यू तो ये आ जाएगी बच्चों आपकी 84। कितनी आ जाएगी, 84। तो यहाँ पर इंटू इसको 84 कर दोगे, इसको यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा बच्चों आपका 8, और ये 16.8। कितना आंसर आ जाएगा, 16.8। अब ये क्या चीज आई है आपका,
मास आया है प्योर सैंपल का। किसका आया है बच्चों? प्योर, जो आपको चाहिए था। ठीक है, प्योर सैंपल का मास आ गया। मगर अभी अपन को क्या निकालना है? परसेंट प्योरिटी निकालनी है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं। आपकी परसेंट प्योरिटी के लिए अपन को क्या करना होता है बच्चों? यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपके पास यहाँ पर प्योर सैंपल का मास है, जो कि अपना कितना आया है 16.8 प्योर सैंपल का आप लिखते हो ऊपर। फिर आप क्या करोगे, नीचे किसका लिखोगे? जो आपको टोटल यहाँ पर सैंपल का मास दे रखा है। कितना दे रखा है टोटल? 20 ग्राम। तो ये 20 लिख दिया, इनटू 100 कर दिया। क्या करा अपन ने? प्योर सैंपल लिया, उसको टोटल अमाउंट से डिवाइड करा, इनटू 100 कर दिया। तो यहाँ पर 16.8 लिया, 20 से करा, इनटू 100 कर दिया। यहां से एक पॉइंट हटाओगे, ये आपका कट गया, और यहां पर आपका क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? 84%। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 84%। तो क्या ऑप्शन में है आपके पास 84%? बिल्कुल। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? आंसर बी सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, प्रेजेंट यील्ड। प्रेजेंट यील्ड को समझने के लिए आप ऐसे समझो, जब आप केमिकल लैब में जाओगे या जा चुके हो तो वहां पर कोई रिएक्शन करते हो। ठीक है, तो मान लो आपको कोई सैंपल दिया कि आपको कोई कार्बन की रिएक्शन करवानी है। इसको ऐसे समझते हैं, आपको कोई भी रिएक्शन दिया कि आपको एक्स को रिएक्ट करवाना है वाई से। अब आपको क्या करा? एक्स का कुछ अमाउंट दिया, वाई का कुछ अमाउंट दिया, और रिएक्शन होकर आपको कुछ यहां पर जेड बनाना है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे? सबसे पहले उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करोगे कि अगर मैंने इसका 20 ग्राम लिया, इसका 20 ग्राम लिया, तो जो मुझे मिलना चाहिए वो कितना होगा? तो बच्चों जो आप आपकी कॉपी के अंदर कैलकुलेट कर रहे हो उसे क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल वैल्यू। जो आपने क्या करा है? कैलकुलेट करके निकाली है। क्या करके निकाली है बच्चों? कैलकुलेट करके निकाली है कि अगर 20 ग्राम एक्स लिया, 20 ग्राम वाई लिया, तो क्या आ सकता है। अब क्या हुआ? जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने गए, आपने अमाउंट वही लिया, 20 ग्राम एक्स लिया, 20 ग्राम वाई लिया, पर जब जेड बनाया तो जेड का अमाउंट जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, जो कैलकुलेट करी है, उतना नहीं आता। क्यों नहीं आता? कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आपने कुछ मेजर करने में गलती कर दी हो सकता है कुछ एरर आ गया हो जो आपने इक्विपमेंट लिया है, या हो सकता है टेम्परेचर या प्रेशर की कुछ और कंडीशन हो। तो इन सब को लेकर जो आप निकालते हो उसे क्या बोलते हैं? एक्चुअल यील्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्चुअल यील्ड। इसको कैसे आपने निकाला है? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके। तो ये कैसे फाइंड आउट होती है? एक्सपेरिमेंटली। तो दो चीजें अपन ने समझी। क्या समझा? कि थ्योरेटिकल यील्ड कैसे होती है, जो आप कॉपी पर कैलकुलेट करके निकालते हो कि अच्छा इतना कार्बन लिया, इतना ये लिया, तो इससे इतना बन सकता है। और एक्सपेरिमेंट जब करते हो तो कुछ एरर्स आते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, टेम्परेचर प्रेशर की कुछ कंडीशन हो सकती है, तो जो वैल्यू आती है उसे बोलते हो एक्चुअल यील्ड। और ये बात ध्यान रखना बच्चों कि जो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू है वो हमेशा ज्यादा आएगी, कभी भी एक्चुअल यील्ड ज्यादा नहीं आ सकती। ठीक है, अब यहां पर क्या देखते हैं, ये दोनों चीज हो गई क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या निकालना है यार? कितना यील्ड हुआ है, अपना एक्चुअल अमाउंट कितना बना है। तो कैसे निकालोगे? एक्चुअल यील्ड ली, थ्योरेटिकल जो वैल्यू कैलकुलेट करी थी वो ली, इनटू 100 कर दिया, और इससे आप अपना यील्ड परसेंट निकाल सकते हो कि कितना आपका वो कंपाउंड एक्चुअल में बना होगा। कैसे निकालोगे? एक्चुअल यील्ड अपन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100 कर दोगे। मैम ऐसे समझ नहीं आया, एक एग्जांपल बता दो। तो चलो यार एक एग्जांपल जल्दी से कर लेते हैं। क्या दे रखा है यहाँ पर? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C formed when 20 moles of A react with X's of B as per the reaction। आपने क्या लिया है बच्चों? 2A लिया है प्लस B लिया, और उससे क्या फॉर्म हुआ है आपका? 3C फॉर्म हुआ है। ये रिएक्शन आपको ऑलरेडी दे रखी है। अपन को क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C यहाँ पर निकालने हैं। और क्या गिवन है? 20 मोल्स ऑफ A दे रखे हैं। अच्छा यहां पर भी वही बात करें क्या जो वहां कर रहे थे? बिल्कुल, एक बार करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर 2 मोल्स ऑफ A लिया और 1 मोल ऑफ B लिया, उससे कितना बना बच्चों आपका? 3 मोल ऑफ C बना। मतलब आपने 2 मोल्स लिए होंगे A के, 1 मोल लिया है B का, उससे आपको मिले हैं 3 मोल C के। तो यहां से क्या समझ में आया कि ये 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 मोल्स। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 30 मोल्स। कितनी आ जाएगी? 3 की। जैसे 2 की 20 आई वैसे ही 3 की 30 मोल्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपके पास 30 निकल गया, ये क्या है? आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू, क्योंकि ये आपने कैलकुलेट करके निकाली है। तो ये क्या हो जाएगी? थ्योरेटिकल वैल्यू। अब एक्चुअल यील्ड क्या है? तो एक्चुअल यील्ड ही अपन को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर एक्चुअल यील्ड को क्या अपन x ले ले,
तो बिल्कुल यार अपन क्या करते हैं, एक्चुअल यील्ड को यहाँ पर x ले लेते हैं। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। अब एक चीज है जो आपको गिवन है, वो क्या है, परसेंट। यहाँ पर जो यील्ड परसेंट है वो 80% आपको ऑलरेडी गिवन है, तो ये आपका परसेंट यील्ड 80% आपको ऑलरेडी गिवन है। अपॉन क्या है, क्या आएगा, एक्चुअल यील्ड जो कि x है, उसके अपॉन में क्या आएगा, थ्योरेटिकल यील्ड जो कि 30 है, इनटू 100। तो यार ये 10 से 10, इससे इधर कैंसिल हो जाएगा, और 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24। तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, आपकी 24। क्या 24 ऑप्शन में है, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। तो यहां तक अपन को समझ में आ गया कि परसेंट प्योरिटी क्या होती है, परसेंट यील्ड कैसे निकालते हैं। तो यार अब बात कर लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। एवरेज मतलब, एवरेज वर्ड से क्या मतलब समझ में आ रहा है, एवरेज का मतलब है मैम यहाँ पर अपन कोई एक जैसी 2-3 चीजें होगी उनका एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पर एक एलिमेंट जिसके 2-3 फॉर्म्स हो सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। तो एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए कैलकुलेट होता है बच्चों, इट इज कैलकुलेटेड फॉर आइसोटॉप्स। किसके लिए कैलकुलेट होता है ये, आइसोटॉप्स के लिए। ठीक है, ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों, जो आपके मासेस निकलते हैं आइसोटॉप का सम होता है मासेस ऑफ आइसोटॉप ईच मल्टीप्लाई बाय इट्स नेचुरल अबंडेंस। मतलब नेचुरली अर्थ क्रस्ट में जैसे अपन को मिलते हैं, उससे जब अपन उनके मासेस को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका सम कर लेते हैं, तो वही से अपन क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। ऐसे नहीं समझ में आएगा, चलो ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने कार्बन के आइसोटॉप ले लिए C12, C13, C14, ठीक है। ये नेचुरल अबंडेंस जो है इनका, वो क्या परसेंट है एक बार वो देख लेते हैं। जैसे जो आपका C यहाँ पर C12 है, ये आपको 98.9% कुछ मिलता है। फिर अगर बात करें C13 की, तो ये आपको 1.08% कुछ मिलता है, ठीक है। ये मैं आपका एवरेज ले रही हूँ। और C14 जो होता है वो आपको कितना मिलता है, यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁻10 कुछ मिलता है, ठीक है। ये इनका जो नेचुरल अबंडेंस जैसे आपको मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में, उसका परसेंट है, ठीक है। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इनके जो मासेस है, यार मासेस तो यहीं पर लिख रखे हैं, एक का 12 है, एक का 13 है, एक का 14 है। तो ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया। अब क्या करना है आपको, इनको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और जो वैल्यू आएगी उसका सम करना है। तो मान लो आपने इसको A ले लिया, इसको B ले लिया और इसको C ले लिया, तो आप क्या करोगे, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 100, और ये वैल्यू जब आप करके देखोगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 12। और यही क्या है आपका एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। और सबसे ज्यादा अपन को कौन मिलता है, C12 भी मिलता है, तो वही आपका एवरेज निकल भी गया। इस तरीके से आप एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हो। इस तरीके से आपको 2 वैल्यूज मिल जाएगी। आपको क्या करना है, उनको उसके नेचुरल अबंडेंस से उसके मास को इंटू करना है, और फिर उसका सम करके डिवाइड बाय 100 कर देना है, जिससे आपकी वैल्यूज निकल जाएगी, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास बिल्कुल क्लियर है। चलो नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है बच्चों आपके पास, सोल्यूशन। क्या होता है सोल्यूशन क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर होता है बच्चों, होमोजीनस। अच्छा, होमोजीनस का मतलब क्या है, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनस का मतलब क्या होता है, अच्छा चलो इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। नींबू पानी बनाते हो सब, चलो नींबू पानी नहीं, ऐसा करते हैं, आपने 1 ग्लास वाटर लिया, ठीक है, उसमें आपने क्या डाला, नमक डाला, NaCl डाला, ठीक है। जैसे ही आपने नमक डाला, आपने क्या करा, नमक डालने के बाद उसको चम्मच से बिल्कुल स्टिर कर दिया, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो ये आपको पानी वैसा का वैसा ही दिखेगा। क्या नमक दिखेगा उसके अंदर, क्या नमक विजिबल होगा, नहीं। मैं आपको बोलूं आपने जो नमक डाला है वापस निकाल के दो, क्या निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो यहाँ पर सोल्ट था वो पानी के साथ में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब जहां पर पानी के हैं, यहाँ पर किसके होंगे, सोल्ट के, पानी फिर सोल्ट फिर पानी फिर सोल्ट। इस तरीके से बच्चों ये क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और अपन को इसीलिए वो विजिबल नहीं, तो वो पूरा अच्छे से वहां पर डिसॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है बच्चों, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब आप उसको क्या करोगे, दोबारा नहीं निकाल पाओगे। इवन अगर आप बोलो कि मैम मैं एक छोटा सा चम्मच में करके निकाल लूं, चम्मच में भी वो दोनों इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, जितना वाटर होगा उतना ही आपका सोल्ट होगा,
ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर समझ में आ गया क्या होता है, सॉल्यूशन समझ में आ गया क्या हुआ, जब आपने दो कंपोनेंट्स को मिलाया और वो होमोजेनियसली कंबाइंड हो गए तो उसे आप क्या बोलते हो, सॉल्यूशन बोलते हो। लैमिनेट सब घर में बनाते हैं, लैमिनेट इज ऑल्सो क्या है, इज एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम से आपको समझा रखा है, वही मैं बोल रही हूँ। ठीक है, डायग्राम का आपने एक छोटा सा पोर्शन लिया यहाँ पर। ठीक है, ये आपने क्या लिया है बच्चों, एक आपके पास यहाँ पर कॉनिकल फ्लास्क है, आपने क्या करा, इसका यहाँ पर छोटा सा पोर्शन देखा, तो छोटे से पोर्शन में भी आपको वहां पर इक्वली वाटर, जो आपका क्या है यहाँ पर वाटर है, और यहाँ पर आपका जो कोई भी सोल्यूट होगा वो क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट है। वही चीज जो मैंने समझाई सेम चीज है कि ये क्या है, होमोजेनियसली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। आप छोटा सा पार्ट निकाल के भी देखोगे तब भी वहां पर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं। हाँ तो बच्चों, होमोजेनियस का मीनिंग क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। होमोजेनियस का मतलब क्या है, जब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो वही आपने कोई सोल्यूट मिलाया, स्टिर करा, उसको पूरा मिला लिया, फिर जब आपने देखा तो वो क्या है, पूरा मिक्स हो जाता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये बात अपन समझ चुके हैं। अब सोल्यूशन की यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन के क्या होते हैं बच्चों, दो कंपोनेंट्स होते हैं। अगर मैं बात करूं सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, दो चीजें होती है, एक होता है सोल्यूट और एक क्या होता है, सॉल्वेंट। मैम समझ नहीं आया क्या हो गया ये, तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने वाटर के अंदर क्या मिलाया था बच्चों, NaCl। क्या मिलाया था, NaCl। तो अगर यहाँ पर अपन देखें तो जो आपने छोटे अमाउंट पे बहुत कम थोड़ा सा मिलाया नमक, उसको क्या बोलोगे आप, सल्यूट। तो जो कम अमाउंट में होगा उसे अपन क्या बोलते हैं, सल्यूट बोलते हैं। और वाटर कितना सारा है तो आप उसको क्या बोल दोगे, सॉल्वेंट। तो जो कम अमाउंट में है वो सल्यूट होता है, जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूशन के अंदर ये दो चीज होती है, दो इसके कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट क्या होता है, जो सॉल्वेंट में जाकर मिक्स होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, जो सॉल्यूट को मिक्स करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल ले क्या, ठीक है एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास A + B का कोई सोल्यूशन है। अब आपको यहाँ पर बोला गया है A + B का सोल्यूशन है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A ज्यादा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B से। ठीक है, मैंने क्या बोला बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A क्या है, ज्यादा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B से। और मैं आपसे पूछूं चलो बताओ अब कि कौन सा सोल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया, जो ज्यादा है मतलब कि A क्या है मैम, आपका सॉल्वेंट हो गया, और जो अपना B है वो क्या हो जाएगा बच्चों, सोल्यूट हो गया। तो ये चीज आप बिल्कुल कर सकते हो कि जो कम अमाउंट में है वो सोल्यूट है और जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है। अब जो अपनी यहाँ पर कुछ टर्म्स होती है, मोल्स, मासेस, मोलर मास, मोल फ्रैक्शन, इनको अपन इनकी टर्म्स में कैसे लिखते हैं, सोल्यूट के लिए अपन स्मॉल यूज करते हैं और यहाँ पर अपन सॉल्वेंट के लिए इनको कैपिटल यूज करते हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों वो है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के कितने टाइप होते हैं, कंपोनेंट सोल्यूशन पढ़ लिया, क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। एक बार अगर वो होमोजेनियसली मिक्स्ड हो गया तो फिर आपको बहुत वहां पर अगर उसको अलग करना है तो बहुत सारे अलग मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, सिंपल मेथड से अलग नहीं कर सकते हो, लाइक डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, इस तरह के बहुत सारे मेथड्स आएंगे जिनसे आप उनको फिर अलग कर सकते हो, बाकी आप ऐसे उनको इजीली सेपरेट नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं कंपोनेंट की, तो कंपोनेंट दो थे, सोल्यूट था, सॉल्वेंट था। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं। तो सॉल्यूशन के बच्चों दो टाइप होते हैं, एक तो होता है आपका क्या होता है बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अच्छा, डाइल्यूट वर्ड से मतलब क्या समझ में आ रहा है कि कोई तो आपके पास सॉल्यूशन था, आपने उसके अंदर क्या है, वाटर मिलाया है, मतलब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जो आपका सॉल्वेंट होगा वो ज्यादा होगा। डाइल्यूट का मतलब क्या है, किसी भी कोई अपने पास एसिड होता है, अपन बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड, तो उस एसिड के अंदर अपन उसको डाइल्यूट कैसे करते हैं बच्चों, उसके अंदर वाटर मिलाते हैं, क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं, और वाटर को ऐड करने से जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड था वो किस में चेंज हो जाता है, डाइल्यूट एसिड में, मतलब जो H+ की कंसेंट्रेशन है वो उसमें कम हो जाती है और वो क्या हो जाता है बच्चों, डाइल्यूट हो जाता है। तो उसी तरीके से जब अपन डाइल्यूट की बात कर रहे हैं तो डाइल्यूट का मतलब क्या है, सॉल्वेंट ज्यादा होगा। क्या होगा बच्चों, यहाँ पर सॉल्वेंट ज्यादा होगा। अ सॉल्यूशन
क्या होगी इसकी डेफिनेशन? अ सॉल्यूशन इन विच रिलेटिवली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। वही चीज यहाँ पर सोल्यूट बहुत कम अमाउंट में होगा, क्या होगा बच्चों आपका जो सोल्यूट है यहाँ पर वो क्या है, बहुत कम अमाउंट में होगा, और जो सॉल्वेंट है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा। इसी का उल्टा कॉन्सेंट्रेशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा, क्या होगा यहाँ पर, सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा, और जो आपका सॉल्वेंट है वो कम होगा। अच्छा, इसको जो मैंने एग्जाम्पल दिया है क्या उसी से समझे? यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होगा बच्चों, जो वाटर है वो यहाँ पर कम होगा, सोल्यूट ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा वो। फिर जैसे आपने उसके अंदर वाटर डाला तो वो डाइल्यूट हो गया, और डाइल्यूट होने के बाद जो उसकी वाटर में जो उसकी सॉल्वेंट था उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो ऐसे समझ में आ गया डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूट में सिर्फ सोल्यूट जो है वो आपका कम होगा, और कॉन्सेंट्रेटेड में जो सोल्यूट है वो ज्यादा होगा। इसको क्या अपन एक डायग्राम से समझ लें। देखो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कलर कैसा है, बहुत यहाँ पर फेडेड कलर है, और यहाँ पर देखो बिल्कुल आपको रेड कलर, ब्राइट रेड कलर दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैम यहाँ पर हमको जो ये सॉल्यूट दिख रहे हैं वो भी बहुत कम दिख रहे हैं। यहाँ पर जो आगे थोड़े और बढ़ गए, थोड़े और बढ़ गए, फिर यहाँ पर सॉल्यूट देखोगे कितने सारे बढ़ गए। तो मतलब सॉल्यूट का अमाउंट यहाँ पर क्या है बच्चों, ज्यादा है, सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, और इसीलिए इसका जो कलर है वो शार्प रेड आया। मतलब ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब अगर मैं यहां पर बोलूं ये कैसा सॉल्यूशन है जिसका कलर भी अच्छे से नहीं आया और सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, तो ये सॉल्यूशन आपका क्या हो गया बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूट आपको वैसे डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पर आपको सोल्यूट क्या है, यहाँ पर बहुत कम मिला है, सोल्यूट का अमाउंट क्या है, कम मिला है। चलो बच्चों नेक्स्ट अपन यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं, क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म में आपके मोलैरिटी, मोलैलिटी इन सबको पढ़ते हैं, पर कंसंट्रेशन टर्म जो होती है बच्चों वो आपकी क्या होती है, दो तरीके से रिलेटेड होती है। एक तो होती है वॉल्यूम रिलेटेड, ठीक है, ये वैसी चीज जो है अपन बाद में डिस्कस करते हैं, पर मैं आपको थोड़ा सा पहले एक आइडिया दे देती हूँ, और ये होता है मास रिलेटेड। कंसंट्रेशन टर्म किसे होती है, दो तरीके की होती है, कुछ जो वॉल्यूम से अफेक्ट होगी, कुछ जो मास से अफेक्ट होगी। अब जो वॉल्यूम रिलेटेड है, अच्छा क्या होता है, मान लो आपके पास कोई सोल्यूशन है, ठीक है, जैसे ही आपने क्या करा, इस सॉल्यूशन को हीट करा, ठीक है, हीट करा, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इसकी जो नंबर, इसकी जो मोल्स है वो ये क्या होंगे, दूर दूर चल जाएंगे। इसके अंदर जो यहाँ पर सब्सटेंस है या गैस है या सॉलिड है या लिक्विड है, जो भी है, उस लिक्विड सॉलिड किसके, उसके अंदर जो यहाँ पर एलिमेंट्स है वो सब दूर दूर चल जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और दूर दूर चल जाएंगे, और दूर दूर जाने से क्या होगा, इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्या पता चला, टेम्परेचर जैसे आपने इसको हीट दी, कोई भी है सॉलिड लिक्विड गैस, उसके जो अंदर जो वहां पर है एलिमेंट्स वो क्या है, दूर दूर चल जाएंगे, और दूर दूर जाने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या है बच्चों, टेम्परेचर के साथ में क्या है, वॉल्यूम अफेक्ट हो रहा है। तो जितनी भी आपकी वॉल्यूम रिलेटेड जो टर्म्स होती है वो सब, जैसे कि हो गया वॉल्यूम परसेंट जिसमें वॉल्यूम आता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, फिर आपका हो गया मोलैरिटी, इन सब में जिनमें वॉल्यूम आता है, अभी पढ़ेंगे इनको, उन सब में क्या है बच्चों, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है। अब जो यहाँ पर टर्म्स है आपकी मास रिलेटेड, टेम्परेचर बढ़ाने से मास का कोई इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा नहीं होता, इसीलिए ये क्या है, सारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। जैसे मास परसेंटेज हो गई, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलैलिटी हो गया, और पीपीएम दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, ये भी क्या है, अफेक्ट नहीं होता है। इतनी सी चीज समझ में आ गई। अब इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं, फिर ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी जो मैं आपको बता रही थी। तो जो सबसे पहले अपन परसेंटेज यहाँ पर पढ़ रहे कंपोजिशन में, वो है मास बाय वेट परसेंट। क्या होता है बच्चों, मास बाय वेट परसेंट। इसका फॉर्मूला देखिए तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो क्या इसका यहाँ पर अपन फॉर्मूला लिख दे, वेट बाय वेट परसेंट का क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट
ठीक है, इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। क्या है बच्चों? सोल्यूशन का मास है इन ग्राम। मैम क्या एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? तो बिल्कुल बच्चों, यहाँ पर एग्जाम्पल करते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बोला 7% HNO3, 7% नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है बाय मास, ऐसे लिख दो इसको, बाय मास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? 7 ग्राम, क्या इसका मतलब है? 7 ग्राम ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट। क्या मतलब है? 7 ग्राम ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। कि 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना आपको HNO3 मिल रहा है बच्चों? 7 ग्राम। अब क्या यहां से आप सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन निकालते हो? बिल्कुल मैम निकाल सकते हैं सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन। कैसे निकालोगे सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन? सॉल्वेंट क्योंकि आपको यहाँ पर उसकी कंसेंट्रेशन नहीं पता, यहाँ पता चल गया 7 ग्राम HNO3 है और 100 ग्राम का सोल्यूशन है। सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? तो सॉल्वेंट को निकालना सीखते हैं बच्चों। आपके पास यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? सॉल्यूशन से माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे? सोल्यूट को माइनस कर दोगे। यही मैंने बताया था, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट निकालना है तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन में से सोल्यूट को हटा देंगे और आपका सॉल्वेंट निकल जाएगा। तो सॉल्यूशन था 100 माइनस आपने क्या करा? 7 कर दिया, तो ये आपका क्या आ गया बच्चों? 93 ग्राम। तो ये क्या आ गया आपका? 93 ग्राम क्या आ गया? सॉल्वेंट। इस तरीके से आप निकालोगे। बहुत बार ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन दे देगा तो डायरेक्टली तो आप उसको वैसे ही निकाल लोगे, पर जनरली वो सॉल्वेंट की देगा नहीं और सॉल्वेंट के टर्म्स में ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है परसेंट बाय वॉल्यूम। मतलब यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का क्या फॉर्मूला होगा? मास नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? वॉल्यूम। वहां पर क्या था बच्चों? मास था, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम। यहां पर क्या है? वॉल्यूम परसेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम किसमें होता है बच्चों? ml में। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है मैम, क्या इसको भी एग्जाम्पल से समझे? बिल्कुल सही। तो अपन क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलो यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको मैं बोल रही हूं 3% H2SO4 इज प्रेजेंट बाय वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट दे रखी है अपन को 3%। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? 3 ml ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट। कितना? 3 ml ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 100 ml ऑफ सोल्यूशन में कितना परसेंट है बच्चों? 3 ml आपका क्या है? H2SO4 है। तो यहाँ पर इसने क्या बता दिया? सोल्यूट कितना है और सोल्यूशन कितना है वो अपन को इससे पता चल जाएगा, इसकी परसेंट से। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या मैम अपन सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, तो इसको भी साइड में यही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी अपन सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। बिल्कुल वही चीज करेंगे। क्या? बिल्कुल सोल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस करेंगे, सॉल्वेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या है? 100 ml है, माइनस आपने क्या कर दिया? 3 ml कर दिया। तो कितना आ जाएगा आपके पास बच्चों आंसर? 97 ml। कितना आंसर आ जाएगा? 97 ml। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है? वेट बाय वेट परसेंट पढ़ लिया, जिसमें क्या था? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम। वैसे वॉल्यूम परसेंट में क्या था? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब क्या इन दोनों का एक मिक्सचर बना दे? ठीक है, तो उसी का मिक्सचर को अपन बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? मास बाय वॉल्यूम परसेंट, जिसमें मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम क्या दे रखा है बच्चों आपको? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? आइए देखते हैं। मास ऑफ, जो लिख रखा है डेफिनेशन में, मास ऑफ सोल्यूट है, किसमें है बच्चों? ग्राम में है, अपॉन वॉल्यूम। अब क्या होगा यहाँ पर? वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्या आ गया बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसको भी वैसे ही फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर भी क्या एग्जाम्पल ले ले? चलो ले लेते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं अपन? 2% ले लेते हैं। 2% ऑफ HCl ले लेते हैं। 2% ऑफ HCl
इज प्रेजेंट बाय क्या है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट की यहाँ पर आपको 2% दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 2 ग्राम ऑफ HCl, 2 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ले रहे हैं अपन, इसलिए ही यहाँ पर क्या है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में अपन इसको निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम किस में है, ml में है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन हो गया आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जनरली क्या करना होता है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूले का यूज ही करना होता है। सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट जो अपनी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आती है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है बच्चों, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, मास ऑफ सोल्यूट ले रहे थे और क्या कर रहे थे, मास ऑफ सोल्यूशन ले रहे थे, या फिर मास ऑफ सोल्यूट ले रहे थे और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ले रहे थे। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसको क्या करते हैं, कैपिटल M से आप डिनोट करते हो। अगर अपन मोलैरिटी की बात करें तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है ये बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पर वहां पर अपन ml में ले रहे थे, यहाँ पर वॉल्यूम किस में है बच्चों, लीटर में है, इन लीटर, किस में है, लीटर में। तो इसको क्या मैम शॉर्ट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, M इक्वल्स टू NV, बहुत बार आपने सुना होगा, वो यही होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या इसका भी एक एग्जाम्पल ले लें, चलो यार इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं एग्जाम्पल। चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल मैंने ले लिया 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। कोई भी आप यहाँ पर अमाउंट ले सकते हो। ठीक है, तो 40 ग्राम ऑफ कैलकुलेट करने के लिए 40 ग्राम ऑफ NaOH दे रखा है इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। अब आपने क्या करा, आपको मोलैरिटी निकालनी है, यहाँ पर आपको क्या निकालना है बच्चों, मोलैरिटी निकालनी है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालोगे, और मोल्स निकालने का अपन ने पहले ही फॉर्मूला देख लिया है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मैं क्या यहाँ से मोल्स निकाल लूं NaOH के, तो बिल्कुल मैम निकाल लेते हैं। तो अपने को कितने दे रखे हैं 40, प्लस अपन मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, तो सोडियम का कितना होता है बच्चों 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का आपका हो गया 1। तो ये भी आपका टोटल 40 आ रहा है, तो ये आ गया आपका 1। वैसे अगर अपन बात करें यहाँ पर वॉल्यूम की, तो यहाँ पर अगर अपन इस मोलैरिटी वाले की फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर N अपने पास आ गया 1। ठीक है, वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम कितना दे रखा है 250 दे रखा है, पर मैम ml में दे रखा है, अपन से यहाँ पर लीटर में पूछा है, तो क्या करते हैं 250 को डिवाइड कर देते हैं बाय किससे, 1000 से। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये ऊपर जाएगा आपका 100, तो ये यहाँ पर आपका 4m आपका क्या आ जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगी। बहुत ही इजी था, बहुत इजीली समझ में आ गया। मोलैरिटी में क्या फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मगर ध्यान रखना हर बार ml में ले रहे थे, यहाँ पर किस में ले रहे हैं बच्चों, लीटर में ले रहे हैं। चलो तो अब यहाँ पर अपन जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो क्या है बच्चों, मोलैरिटी में ही आपको यहाँ पर समझा रखा है डिफरेंट सोल्यूशन की, जैसे एक 1 मोलर है, एक 2 मोलर है और एक 3 मोलर है। तो उसमें जो डिफरेंट आपकी सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन है उनको समझा रखा है। अब अपन यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, मोलैरिटी में मोलैरिटी ऑफ आयंस की, इसकी बात करेंगे, मोलैरिटी ऑफ आयंस। ठीक है, और मोलैरिटी ऑफ आयंस को समझने के लिए क्यों ना एक एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, तो एग्जाम्पल से ही इसको समझते हैं, क्योंकि मोलैरिटी अपन को समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, मगर आयंस की कैसे निकालनी है वो समझना है। तो आपने लिया 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इन आपने किसमें ले लिया 500 ml ऑफ सोल्यूशन में ले लिया। जैसे अभी मैंने मोलैरिटी निकाली थी, सेम वैसे मोलैरिटी निकालनी है, फिर मैं समझाऊंगी आयंस के लिए कैसे डिफरेंट है। और मैं यहाँ पर आपसे बोल रही हूँ Na+ की मुझे मोलैरिटी बता दो, आयंस की बतानी। ठीक है, वहां मैंने पूरे कंपाउंड की पूछी थी, यहाँ पर मैं आयन की पूछ रही हूँ। तो यहाँ पर 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 है। अब सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, वही अपना मोलैरिटी का फॉर्मूला N/V यहाँ पर लगाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स अपन को निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, 53 यहाँ पर दे दिया है। अब यहाँ पर सोडियम का आपको पता है 23 होता है, 23 इंटू 2 करना है, 2 सोडियम है, प्लस कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 होता है, तो ये हो गया आपका
46 प्लस 12 प्लस 48, तो ये 8 ये हो गया आपका बच्चों 106। तो ये कितना आ गया आपका 53/106। तो ये 53/106 क्या होता है, 1/2 होता है। ये 1/2 आ गया तो अपने पास मोल्स तो आ गए 1/2। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम किस में है, अगेन ml में है। मैंने बताया था जब भी ml में हो तो उसको लीटर में करेंगे। तो 500/1000, मैम ये भी 1/2 आ गया। तो ये भी आपका क्या है 1/2, और ये भी क्या है बच्चों आपका 1/2। तो मतलब ये पूरा कितना आ गया आपका 1 मोलर आ गया। क्या आ गया बच्चों 1 मोलर। अब यहाँ पर किसकी बतानी है, आयंस की। ये तो मैम कंपाउंड की निकल गई। अब मुझे क्या पता आयंस की क्या होती है। तो आयंस की बच्चों आप देखो जैसे Na2CO3 है, अगर यहाँ पर एक कंडीशन होती है, मुझे क्या मानना होता है कि ये 100% आयनाइज हुआ है। क्या मानना होता है बच्चों कि ये यहाँ पर 100% आयनाइज हुआ है। तो मैंने यहाँ पर Na2CO3 को आयनाइज करवाया, तो क्या बनेगा, आयनाइज करने पे बनेगा 2Na प्लस आपका जो CO3 2- है वो भी बन जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया बच्चों, इसको अगर अपन यहाँ पर देखें तो क्या समझ में आया कि यहाँ पर आपने क्या लिया है 1 मोल्स लिए हैं। किसके 1 मोल, यहाँ पर 1 NO2CO3 से क्या बना है 2Na प्लस बना है, प्लस क्या बना है 1 CO3 2- बना है। मतलब अगर इसकी मोलैरिटी की बात करें तो इसमें 1 मोल्स होंगे, ठीक है, 1 लीटर में होंगे, और यहां से इसकी मोलैरिटी कितनी आ गई बच्चों 1 m आ गई जो अपन ने कैलकुलेट करी है। अगर वैसे ही अपन सोडियम की बात करें तो सोडियम में क्या है बच्चों, यहाँ पर 2 मोल्स है, 1 लीटर में है, क्योंकि 1 लीटर में ही मोलैरिटी की बात करते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा 2m आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, इसकी मोलैरिटी क्या आ जाएगी 2m आ जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी आयंस की मोलैरिटी को निकालते हो। ठीक है, इतना भी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब क्या पढ़ते हैं अपन, अब नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मोलैरिटी अपन को पढ़नी है जब अपन सॉल्यूशंस को मिक्स कर दे। तो इसको समझते हैं। चलो बच्चों अब बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन की। मतलब मोलैरिटी का मिक्सिंग से क्या कॉन्सेप्ट है, जब अपन सॉल्यूशन को मिक्स कर दे तो कैसे मोलैरिटी निकालेंगे, उसके जो फॉर्मूलेज है वो पढ़ते हैं। तो मान लो आपने क्या करा बच्चों, एक बीकर लिया, उसमें कोई सोल्यूशन लिया, तो मैं बोल रही हूँ इसकी जो नंबर ऑफ मोल्स है वो n है, ठीक है। आपने क्या करा, इसके अंदर वाटर मिलाया। अब पानी यहाँ पर अगर आप मिलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो वॉल्यूम आपका V1 था, मगर यहाँ पर जाने पर वॉल्यूम क्या हो गया V2 हो गया, क्योंकि जैसे ही आपने वाटर मिलाया सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया, और डाइल्यूट होने से वॉल्यूम उसका बढ़ गया, तो V1 से V2 हो गया। पर क्या नंबर ऑफ सोल्यूट चेंज हुए हैं, नहीं। जब भी आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो जो आपके नंबर ऑफ सोल्यूट है वो क्या होंगे बच्चों, फिक्स्ड रहेंगे। नंबर ऑफ सोल्यूट आपके क्या है, हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। तो ये फिक्स्ड है, तो मतलब n इसका भी रहेगा, इसका भी n रहेगा। अब यहाँ पर अपन अगर बात करें इसकी मोलैरिटी की तो वो होगी m1, इसकी मोलैरिटी की बात करें तो वो क्या होगी m2, इसकी होगी m1, इसकी होगी m2। अब यहाँ पर अगर अपन क्या देखें, नंबर ऑफ मोल सॉरी मोलैरिटी को देखें तो m1 क्या होगा n/v1। वैसे अगर मैं m2 को देखूं तो m2 क्या होगा n/v2। क्या होगा बच्चा n/v2। तो अब अगर यहाँ पर ये मोल जो है ये फिक्स्ड है, सेम है, तो क्या मैं इससे बोल सकती हूँ m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। बिल्कुल सही है मैम, बोल सकते हो। तो यही से जो आप बहुत सारे फॉर्मूलेज में यूज करते हो m1v1 इक्वल्स टू m2v2, वो यही से आता है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में ही अपन एक यहाँ पर एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे, पर उससे पहले समझ लेते हैं फॉर्मूला कैसे फॉर्म हुआ है, कैसे बना है, ठीक है। तो ये मान लो आपके दो सॉल्यूशन हैं, ठीक है। इस सॉल्यूशन को मैंने बोल दिया V1, इस सॉल्यूशन को बोल दिया मैंने V2, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन है, क्या है बच्चों ये डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन है। तो इसका ये N1 हो गया, इसका ये N2 हो गया, और दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। अब अगर मैंने मिक्स करा है तो यहाँ पर क्या है n आ गया, है ना बच्चों। और यहाँ पर क्या है जो वॉल्यूम है इनकी, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इनकी जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी V1 प्लस V2, क्योंकि मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया है। पर क्या यहाँ पर ये क्या होगा इधर M1 M2, तो क्या मैं इस M3 को यहाँ पर क्या हो जाएगा M3, तो क्या मैं इस M3 को लिख सकती हूँ
m1 प्लस m2, जैसे मैंने यहाँ पर वॉल्यूम को v3 को क्या लिख दिया, v1 प्लस v2। क्या वैसे मैं मोलैरिटी को भी लिख सकती हूँ m1 प्लस m2? तो नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि मोलैरिटी जो होती है बच्चों वो एडिटिव नहीं होती है। को याद रखना है, मोलैरिटी क्या है, एडिटिव नहीं होती है, मतलब आप उसको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप क्या करते हो यहाँ पर, इसको आप कैसे निकालोगे, इसका जो फॉर्मूला बनता है उसको कैसे निकालोगे? अब आपने क्या करा, n आपने लिख दिया n1 प्लस n2 होता है। इतना आप बता सकते हो कि इसके जो सोल्यूट है वो इसके सोल्यूट और इसके सोल्यूट का सम होंगे। ठीक है, अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपना क्या होता है, मोलैरिटी अपन को पता है क्या होता है। पहले तो मोलैरिटी की बात करते हैं ताकि बिल्कुल शुरुआत से समझे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो जैसे आपने मोलैरिटी की बात करी, तो मोलैरिटी क्या था अपना n/v। अपन देख क्या रहे, क्या मैं यहाँ से n को यहाँ पर डिफाइन कर सकती हूँ कि n को मैं m/v लिख दूं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, क्या मैं लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो मैम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपन ने क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ही निकाल रहे हैं, तो मैं इसको लिख दूंगी m, क्योंकि मैंने उसका m3 जो है उसको डायरेक्ट m लिख दिया, प्लस यहाँ पर क्या है v1 प्लस v2। इसका n क्या होगा, इसका n क्या होगा बच्चों, m3 v3। तो m3 को मैंने m लिख दिया है और v1 प्लस v2 लिख दिया। अब n1 क्या होगा, m1 v1 प्लस n2 क्या होगा, m2 v2। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकती हूँ कि मोलैरिटी जो है आपकी वो आएगी m1 v1 प्लस m2 v2 बाय v1 प्लस v2। क्या मैं ये लिख सकती हूँ? बिल्कुल सही मैम, क्यों नहीं लिख सकते हो, सही है। समझ में आ गया कैसे आया फॉर्मूला? इसका आपने क्या करा, दो डिफरेंट सॉल्यूशंस लिए थे, उनको मिक्स करा तो आपका क्या आ गया, यहाँ पर मिक्सिंग से उनकी वॉल्यूम मिक्स हो जाएगी, पर जो मोलैरिटी है वो एडिटिव नहीं होती तो वो मिक्स नहीं होगी। मगर यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि n1 n2 का सम क्या होगा, n का सम क्या होगा, n1 प्लस n2। तो वहीं से अपन ने ये पूरा जो आपका फॉर्मूला है वो डिराइव कर लिया। क्या मैम एक क्वेश्चन कर लें? तो बिल्कुल यार, जल्दी से ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर शॉर्ट में ही बता देती हूँ। आपने दो सॉल्यूशन लिए हैं, ठीक है। एक सॉल्यूशन है आपका, क्या ले लिया बच्चों आपने, 0.2 ले लिया। 0.2 आपका क्या है, मोलैरिटी है, और 400 ml आपका क्या है, वॉल्यूम है। क्या है, 400 ml वॉल्यूम है। एक आपने 0.1 एक और सॉल्यूशन लिया, ये एक्स सॉल्यूशन है। जो वाई सॉल्यूशन है वो है 0.1, और जो उसका वॉल्यूम है मैम वो क्या है, यहाँ पर 300 मान लो। क्या मान लो, 300 मान लो। इसको बच्चों 100 मान लो। इसको क्या मान लिया आपने, 100 मान लिया। m1 v1 वाले फॉर्मूले में लगाना है। ये आपके पास m1 है, ये v1 है, ये आपके पास m2 है, और ये आपके पास v2 है। तो सब दे रखा है, बस फॉर्मूला लगाना है। तो ये मोलैरिटी कैसे निकलेगी बच्चों, m1 v1 मतलब 0.2 इंटू 100 प्लस 0.1 इंटू 300 अपॉन क्या कर दोगे आप, 100 प्लस 300। अब इसको जब आप पूरा निकालोगे बच्चों तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये 400 आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 प्लस 30 50, तो ये आपका 50 बाय क्या आ जाएगा, 50 बाय 400। और फिर आप इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल सकते हो। इस तरीके से अपना क्या था बच्चों, मोलैरिटी आपको समझ में आ गई, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर भी समझ में आ गया। अब अपन नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं मोलैलिटी की। किसकी बात करते हैं बच्चों, मोलैलिटी की। मोलैरिटी जो अपन ने अभी बात करी है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है, यहाँ पर लीटर में है। चलो यहाँ पर अपन बात करते हैं अब मोलैलिटी की। मोलैलिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 का मतलब यहाँ पर 1 kg से हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, वही चीज जो अपन लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ पर क्या है, वहां पर वॉल्यूम था, यहाँ क्या है, मास है सॉल्वेंट का, और किस में है बच्चों, केजी में, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये हो गई आपकी मोलैलिटी। अब अगर मोलैरिटी भी देख लेते हैं, क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, डिफरेंशिएट इजीली कर दोगे। उसमें वॉल्यूम इन लीटर है, इसमें क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, और किस में है बच्चों, केजी में। ठीक है, चलो अब अपन नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं, ये ग्रीक लेटर होता है काई से।
ठीक है, मोल फ्रैक्शन होता क्या है, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कॉम्पोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर। मैम नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं यहाँ पर भी, सोल्यूट के भी हो सकते हैं या फिर सॉल्वेंट के भी हो सकते हैं, इसीलिए क्या लिखा गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट या वन कंपोनेंट, किसी भी वन कंपोनेंट का हो सकता है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। किससे करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नहीं आया मैम समझ में तो कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर क्या करा अपन ने, एक यहाँ पर बीकर लिया, बीकर में आपने क्या लिया बच्चों, एक सोल्यूशन लिया। ठीक है, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जो सोल्यूशन है ये A प्लस बी से मिलकर बना है, और A यहाँ पर क्या है, सोल्यूट है, और B जो है यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्या मैं यहाँ पर अब ऐसा लिख सकती हूँ कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, क्या मैं उनको Na लिख सकती हूँ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो मैम। फिर मैं क्या यहाँ पर B को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B को क्या लिख सकती हूँ, Nb लिख सकती हूँ मैम, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ में आएगा मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन। अगर मैं मोल फ्रैक्शन A के लिए लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज Na अपॉन टोटल मोल्स दैट इज Na प्लस Nb, क्योंकि सॉल्यूशन किससे मिलके बना है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो टोटल नंबर में सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट आ गया। वैसे ही मैं क्या XB के लिए भी कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, NB Na प्लस Nb, इस तरीके से मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। अब अपन इसकी एक प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके लिए मैं क्या इसको फर्स्ट और सेकंड दे दूं और दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं। तो मैं लिख रही हूं ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ही रिएक्शन को मैंने ऐड कर दिया, तो यहां से क्या आ जाएगा, XA प्लस XB दोनों को ऐड करा है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, Na NB भी ऐड हो जाएगा। अब नीचे का वैसे भी कॉमन लेकर पूरा क्या आ जाएगा, Na प्लस NB, और ये पूरा कट होकर कितना आ जाएगा, 1। तो इससे क्या समझ में आया, जो कंपोनेंट होते हैं मोल फ्रैक्शन के वो हमेशा क्या आते हैं, 1। मतलब आप यहाँ से बच्चों इसको हाईलाइट करके ऐसे लिख सकते हो, कंपोनेंट जो होते हैं किसके, मोल फ्रैक्शन के, वो हमेशा क्या होते हैं, यूनिटी होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, मेथड इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन सच एज हार्डनेस ऑफ वाटर इन एयर पॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो एक चीज है वो ये है कि यहाँ जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन होती है ना, वो बहुत कम होती है, और इतनी कम होती है कि अपन उसको कैलकुलेट करेंगे तो अपन को एक यहाँ पर इसको एफिशिएंट वैल्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको मिलियन मतलब कि 10⁻⁶ होता है, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ppm अगर अपन को निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, और इसी को अपन क्या करते हैं बच्चों, इंटू 10⁻⁶ कर देते हैं, ताकि सोल्यूट बहुत कम कंसंट्रेशन में है तो वो जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, उसको अपन एक सिग्निफिकेंट या एफिशिएंट वैल्यू बना पाए, इसलिए अपन ऐसा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इन क्वेश्चन को आप क्या करोगे बच्चों, होमवर्क में सॉल्व करना। और अपन अब यहाँ पर पढ़ते हैं जो थ्योरीज है अपनी। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों अपन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में अपन कौन कौन से लॉ डिस्कस करने वाले हैं, तो आता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और आवागाड्रस लॉ। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जो अपना फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो ये क्या होता है बच्चों, मास, वही मास के नाइदर, 9th 10th सब में डिस्कस कर रहे हैं, मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। आप क्या कर सकते हो, मास को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट यू कैन चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो, मगर उसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चलो क्या एक एग्जाम्पल से समझे, चलो समझते हैं। आपने लिया H2 प्लस लिया आपने हाफ O2, और इससे आपका बन गया वाटर दैट इज H2O। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि मैंने 2 ग्राम, आपको पता ही इनके मोलर मास क्या होते हैं, इसका 2 ग्राम H2 लिया, मैंने यहाँ पर 16 ग्राम आपका क्या लिया है, O2 लिया है, तो टोटल मिला के कितना होगा यहाँ पर 18 ग्राम, और ये भी कितना होगा 18 ग्राम।
तो आपका क्या है, मास क्या है, कंजर्व्ड रहा। वो क्या हुआ, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है, कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि किसने दिया था, एंटोन लेवियर्सन ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये किसने दिया था बच्चों, जोसेफ प्राउस ने दिया था। इस लॉ में क्या होता है, अ कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज बट द रेशियो ऑफ ईच कॉम्पोनेंट, देखना डिफरेंट सोर्सेज से हो सकता है, बट जो रेशो है ईच कॉम्पोनेंट का बाय इट्स वेट remains the same, that is it does not depend on the method of preparation or the source from which it is been obtained। मैम नहीं समझ में आया, तो चलो ऐसा करते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ऐसा करो, मैंने पानी लिया और पानी के मैंने 3 अलग अलग जगह से लिया। जैसे मैंने एक लिया टैप वाटर, एक मैंने लिया रेन वाटर, और एक मैंने लिया रिवर वाटर। ठीक है, 3 अलग अलग तरीके के पानी लिए, 3 अलग अलग सोर्सेज से लिया। अब अपन को पता है यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो अपन को देखना है दोनों में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर अपन यहाँ पर देखें तो वही 2 होगा, यहाँ पर कितना होगा 16 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 16 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 16 होगा। तो ये कितना आएगा 1:8, 1:8, और ये भी कितना आ जाएगा बच्चों 1:8। मतलब जो मास है, जो क्या है बच्चों आपका, सॉरी जो प्रोपोर्शन है, जो आपने कंपाउंड लिया है उसमें जो एलिमेंट का प्रोपोर्शन है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्सेज। आपने किसी भी सोर्स से लिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उसका मास का जो यहाँ पर प्रोपोर्शन है वो हमेशा सेम रहेगा किसी भी एक कंपाउंड में। ठीक है, ये चीज आपको पता चलती है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या बात करते हैं, यहाँ पर वही चीज मैंने समझाई। आपने 3-4 तरीके के पानी लिए, उनका प्रोपोर्शन देखा, तो वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, दैट इज 1:8। आप किसी भी सोर्स से लिया वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो यही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉ पे अपन आते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये किसने दिया था, डेल्टन ने दिया था। इसमें क्या होता है बच्चों, इफ 2 एलिमेंट कंबाइन to form more than one compound, then the different mass of one element which combine with the fixed mass of another element bear a simple ratio to one another। हम कुछ भी समझ में नहीं आया, चलो इसको ऐसे समझते हैं। एक बार आपने लिया H2O और एक तरफ आपने लिया H2O2, क्या बोलते हैं इसको, पर ऑक्साइड। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, इफ 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर 2 अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, एक वाटर बना रहे हैं, एक पर ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देन द डिफरेंट मासेस ऑफ 1 एलिमेंट, मतलब इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो और इसका भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या होगा, जैसे यहाँ पर होगा 2:16, यहाँ पर क्या होगा 2:32, यही होगा। तो ये क्या बोल रहा है, जब आप इन दोनों कंपाउंड, 2 अलग कंपाउंड बनते हैं, तो जो डिफरेंट मास है ऑफ 1 एलिमेंट विच कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास, किसकी बात कर रहे हैं, फिक्स्ड मास के साथ में जब ये कंबाइन होते हैं तो इनका जो दूसरा वाला एलिमेंट है उसका रेशो क्या होता है, सिंपल होल रेशो के फॉर्म में होते हैं। तो 16, जैसे कि अगर आप यहाँ पर बात करो तो जो आपका 16 और 32 है वो क्या है 1:2 है, मतलब एक सिंपल होल रेशो की फॉर्म में है। तो ये यही बोल रहा है, जब 2 कंपाउंड फॉर्म करते हैं, 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, तो उन डिफरेंट कंपाउंड्स में से एक तो फिक्स्ड नंबर होता है और जो दूसरा वाला जो आपका एलिमेंट होता है उनके जो मासेस होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, हमेशा एक स्मॉल रेशो में होते हैं। यही बात इसने बताई है जो मैंने आपको अभी बता दी। चलो इसको क्या एक और एग्जाम्पल से समझे, चलो मैम ऐसा करते हैं, इसको एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या करा अपन ने, NO लिया, N2O लिया, N2O3 लिया, N2O4 लिया और N2O5 लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, एक जगह नाइट्रोजन लिखूंगी और एक जगह ऑक्सीजन लिखूंगी, उसी को समझा रहे हैं अपन। नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 14 होता है, यहाँ पर 16 आ गया। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है बच्चों 28 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया 16 आ गया। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना आ गया 28 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया 48 आ गया। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन 28 आ गया अगेन, और यहाँ पर आ गया 64 आ गया, यहाँ पर अगेन 28 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया आपका 80 आ गया।
क्या आ गया बच्चों, 80 आ गया। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर आप देख रहे हो 40, 28, 28, 28, 28, तो क्या आप इसको भी सेम कर दोगे, क्योंकि अपन ने देखा था एक एलिमेंट के जो मासेस है वो फिक्स्ड रहते हैं। तो अगर आप इसको भी फिक्स कर दो तो ये क्या आ जाएगा 28, इसको इंटू 2 कर दिया तो इसको भी इंटू 2 करना पड़ेगा, तो ये भी 32 हो गया। फिर ये 28 है, ये 16 ही रहा। फिर ये 28 है, ये 48 ही रहा। फिर ये 28 है, ये 64 ही रहा। और ये 28 है और ये 80 रहा। अब ये तो आपका फिक्स्ड हो गया। नाइट्रोजन एक एलिमेंट फिक्स्ड होना था, नाइट्रोजन अपन ने फिक्स कर दिया। ये देखोगे तो आप 2:1, फिर यहाँ पर 3, फिर 4, 5, ये 16 के टेबल का आपका पूरा एक सिंपल रेशो में आ गया 1:2:3:4:5। इस तरीके से होता है कि एक एलिमेंट से जब दो एलिमेंट से मिलकर बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं तो वहां पर एक एलिमेंट का अगर मास फिक्स्ड है तो वो जो बाकी के जो एलिमेंट है उनका जो मास है वो आपस में क्या होता है, एक सिंपल रेशो की फॉर्म में होते हैं। चलो अब आगे अपना नेक्स्ट लॉ जो कि है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये गैलुसेक ने दिया था, ठीक है। इसमें क्या है, according to this law in the gaseous reaction the reactant are always combined in a simple ratio by volume and form product which is simple ratio by volume at same temperature and pressure। मतलब आपने क्या करा बच्चों, यहाँ पर आपने कुछ भी यहाँ पर क्या ले लिया, वही H2 हाफ O2 से आपने H2O बनाई, ठीक है। मैंने ले लिया, मैं इसका 100 ml ले रही हूँ, इसका 50 ml ले रही हूँ, और यहाँ पर भी मैं क्या कर रही हूँ 100 ml ले रही हूँ। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम। मतलब जो रिएक्टेंट्स है वो क्या करेंगे, हमेशा यहाँ पर 2:1। देख रहे हो आप 100/50 क्या है इसका वॉल्यूम का रेशो। तो यही ये बोल रहा है जो रिएक्टेंट है आर ऑलवेज कंबाइंड इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम टू फॉर्म प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने के लिए वो हमेशा वॉल्यूम के एक सिंपल रेशो की फॉर्म में होंगे। जैसे 100 और 50 लिया तो 2:1 के फॉर्म में हो गया, विच इज सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। पर ये कब एप्लीकेबल है, जब यहाँ पर कंडीशन क्या लगी हो, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर की। मतलब इन कंडीशन पे क्या होगा, जो वॉल्यूम है आपके दो रिएक्टेंट्स का वो हमेशा क्या होगा, सिंपल रेशो की फॉर्म में होगा। ये था आपका गैलुसेक लॉ। चलो नेक्स्ट लो यहाँ पर देखते हैं, इसका ही एग्जाम्पल दे रखा है। आपने क्या लिया यहाँ पर, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। वही 1:3:2 की फॉर्म में। तो वही चीज मैंने आपको बताई। चलो अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट बात यहाँ करते हैं। हाँ, मगर गैलुसेक लॉ में जो आपको यहाँ पर याद रखनी है वो क्या बात है कि ये हमेशा किसके लिए लगेगा, गैसेस के लिए लगेगा, ठीक है। किसके लिए लगेगा, गैसेस के लिए लगेगा। चलो तो अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं आवागाद्रोस लॉ की। आवागाद्रोस लॉ क्या होता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर की जब अगर आप कंडीशन लगा दो तो जो इक्वल वॉल्यूम है गैसेस का वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा। मतलब यहाँ पर इन्होंने वॉल्यूम को डायरेक्टली क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करा दिया है, मगर कब, जब टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशन है वो सेम हो। जैसे मान लो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक कंटेनर लिया, ठीक है, इससे मैंने हाइड्रोजन लिया। अब मैंने बोला यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम है, कुछ मैं बोल देती हूँ कितना है, 100 ml है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने बोल दिया। अब मैं बोल रही हूँ यहाँ पर जो यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल्स है वो 10,000 है, 10,000 मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर, ठीक है। इसी सेम कंडीशन में मैंने क्या करा, एक और गैस रखी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रखी नाइट्रोजन रखी, सेम कंटेनर है, सेम वॉल्यूम है। तो अब सेम वॉल्यूम है तो यहाँ पर इसके अंदर भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों, 10,000। तो यही चीज इसने समझाई थी कि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, मगर कब, जब वॉल्यूम सेम होगी, जब टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस भी सेम रखी जाएगी तब, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। चलो क्या बात है। अब यहाँ पर जो अपना चैप्टर है बच्चों वो खत्म हो चुका है।